नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक, आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर। आज आपको कक्षा 10 में नागरिक शास्त्र पाठ 3 लोकतंत्र और विविधता के बारे में बताऊंगी। इस पाठ के बारे में बताएं उससे पहले 1968 की एक घटना के बारे में चर्चा करते हैं। मैक्सिको सिटी में ओलंपिक हो रहा था। आप लोग जानते हैं ओलंपिक विश्व की सबसे महान खेल प्रतियोगिताओं में से है। एक खिलाड़ी इसमें भाग ले और पुरस्कार जीते, उसका स्वप्न होता है। ऐसी ही एक प्रतियोगिता हुई थी 200 मीटर की। उसका पदक समारोह चल रहा था, जिसमें प्रथम पुरस्कार यानी स्वर्ण पदक कार्लेस ने जीता था। द्वितीय या जो रजत पदक था वो नार्मन ने, और कांस्य पदक स्मिथ नामक खिलाड़ी ने जीता था। प्रथम और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी अश्वेत थे, जबकि रजत पदक विजेता नार्मन एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी थे। जब रेस खत्म हो गई तो खिलाड़ियों को पदक मिलने लगे। अमेरिका का राष्ट्रगान चल रहा था और राष्ट्रगान के समय तीनों खिलाड़ी अपने जो स्थान लेने की जो सीढ़ियां होती हैं उन पे खड़े थे। राष्ट्रगान के समय कार्लेस और स्मिथ का सिर नीचे था और उन्होंने मुट्ठी बांधकर उसे आसमान की तरफ कर रखा था। वे समारोह में बिना जूते के थे, केवल मोजे पहन रखे थे। खिलाड़ियों के गले में काले रंग का मफलर और काले रंग की मनके की माला थी। इन्होंने अपने हाथों में काले दस्ताने पहने हुए थे। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अपने जर्सी पर मानवाधिकार की पट्टी लगा रखी थी। ये वह दिखाना चाहते थे कि पूरी दुनिया में अश्वेत लोगों पर अत्याचार होते हैं, उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है और कहीं पर उनके साथ पशुवत व्यवहार होता है। लेकिन उनके इस व्यवहार का पूरे संसार ने आलोचना की और कहा कि खेल का मंच राजनीति का मंच नहीं बन सकता है। इसलिए खिलाड़ियों से पदक वापस ले लिए गए तथा दूसरे खिलाड़ियों को उनके पदक दे दिए गए। लेकिन बाद में जब वो समाज में परिवर्तन आया तो लोगों ने उनके इन विचारों का समर्थन करना शुरू किया, और जब अश्वेत लोगों के साथ भी समानता का व्यवहार होने लगा तो उनके विश्वविद्यालय में उनकी वह मूर्ति लगाई गई और लोगों ने उनके प्रति सम्मान दिखाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने इतिहास में भी पढ़ते हैं। जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो जगह जगह लिखा रहता था डॉग्स एंड इंडियंस या इंडियंस एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते भारतीय और काले इस स्थान पर वर्जित हैं। ऐसी कुछ विभिन्नताएं या अत्याचार संसार में प्रत्येक स्थान पर होता रहता है। जो भी आपको कहानी बताई, इसके जो मुख्य किरदार कार्लेस और स्मिथ थे, ये एफ्रो अफ्रीकी मूल के लोग थे, यानी अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे लोग जिनको उपनिवेशिक देशों ने अपने लिए अमेरिका में भेज दिया। वे वहाँ पर रहने लगे, वहाँ के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया, किंतु उन लोगों को उनके जो पारितोषिक थी वो नहीं मिली, जो सम्मान जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे वे नहीं मिले। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, जैसे अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 1975 जो अफ्रीका में चला, और अश्वेत लोगों ने उग्र तरीकों से अपने अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा की। वहीं दूसरा था अमेरिकी नागरिक सुरक्षा आंदोलन जो 1954 से 1968 तक चला, और जिसके प्रणेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जिन्होंने विश्व समुदाय के सामने अश्वेत लोगों पर हो रहे बहुत सारे अत्याचारों को दिखाया या बताया। स्थिति कहीं कहीं आज भी नहीं बदली है। यदि आप समाचारों को देखते हैं तो अमेरिका में ऐसे बहुत सारे केस हमें देखने को मिलते हैं जहां अश्वेत लोगों को या जो उनके भांति सफ़ेद नहीं हैं उनके साथ में जातीय या अन्य तरह का भेदभाव किया जाता है, नक्सली टिप्पणी की जाती है और कभी कभी तो उन लोगों को मार भी दिया जाता है। अब चर्चा करते हैं हम इस घटनाओं को अपने पाठ्यों में क्यों पढ़ रहे हैं।
हमारा पाठ है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन, यानी जहां सभी लोग मिलजुल कर अपने शासन की भागीदारी करें, अपने लिए शासन चलाएं। यहाँ पर एक व्यक्ति और 1000 व्यक्ति बराबर हैं, क्योंकि वह एक व्यक्ति भी उस देश का नागरिक है। लेकिन समाज में सभी लोग समान नहीं होते। आपके हाथ की 5 उंगली हैं, ये पांचों समान नहीं हैं। आपका एक हाथ और दूसरा हाथ समान नहीं है, तो इस समाज में हर एक व्यक्ति समान नहीं हो सकता है। उनमें बहुत सारे विभेद मिलते हैं और यही हमारी विविधता कहलाती है। लेकिन जब ये विविधता असमानता बन जाती है तो यह बहुत अधिक घातक हो जाती है। पहले हम चर्चा करेंगे ये विविधता या ये असमानता उत्पन्न क्यों होती है। विभिन्न मानवों के बीच जो असमानता उत्पन्न होती है उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण जन्म, दूसरा कारण चयन। मैं लड़की हूँ, बहुत सारे पुरुष हैं, आपका भाई है या आपकी बहन है, आपने यह चयन स्वयं नहीं किया है, यह जन्म के आधार पर हुआ। आपके माता कौन होंगे, आपके पिता कौन होंगे, आपके रिश्तेदार कौन होंगे, आप किस जाति किस वर्ग में होंगे, यह हम नहीं निर्धारित करते हैं, बल्कि जिस घर में जिस परिवेश में हम जन्म लेते हैं यह उसके द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम विभेद या विविधता अपने चयन के या अपनी इच्छाओं के अनुसार ले आते हैं। जैसे मैंने आचार्य का पेशा चुना, मैं एक शिक्षक हूँ। आप लोगों के, आपके माताजी पिताजी या किसी ने कोई पेशा चुना होगा, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई व्यापारी है, कोई बैंक में है। यह सारे भी जो विभिन्नताएं हैं ये हमने चयन के आधार पर लिया है। आपके घर में 2 अलग अलग मेंबर हैं, आप जन्म के आधार पर एक वर्ग में हैं, लेकिन आप अपनी रुचियों के आधार पर यह जो चयन आप कर रहे हैं उसके आधार पर आप अलग अलग हो सकते हैं। पढ़ाई में आपने विज्ञान वर्ग लिया है, आपने कला वर्ग लिया है, आपने वाणिज्य वर्ग लिया है, आपका चयन अलग हो गया, आप एक अलग वर्ग के सदस्य बन गए अपने चयन के आधार पर। यानी मानव को किसी वर्ग में आना उसके 2 आधार होते हैं, एक जन्म और एक चयन। जन्म पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन चयन के आधार पर जो विभिन्नता आती है वह हमारे स्वभाव के अनुसार आती है। अब हम चर्चा करते हैं यह सामाजिक टकराव पर कब आता है। जब विभिन्नताएं एक साथ मिलकर चलती हैं तो यह समाज के लिए उपयोगी होती हैं। जैसे चुंबक के 2 विपरीत ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यदि अलग अलग मिलाए जाते हैं तो चुंबक चिपक जाती है। लेकिन यदि आपने उसके दोनों ध्रुवों को एक साथ मिलाया है, यानी उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, तो वो विपरीत भागते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी विविधता या विभिन्नता एक साथ आना जरूरी है। लेकिन जब यह बहुत अधिक बढ़ जाए या हम अपनी विभिन्नताओं के प्रति बहुत अधिक आग्रही हो जाएं या हम उसके पीछे अधिक पड़ने लगें तो यह सामाजिक टकराव को उत्पन्न करता है। मैं भारत का व्यक्ति हूँ तो मुझे दूसरे देशों के लोगों से कोई संबंध नहीं रखना है, इसलिए भारत अच्छा पूरी दुनिया बेकार, यह एक सामाजिक टकराव को पैदा कर सकता है। इसी तरह से जो मेरी राजनीतिक विचारधारा या मेरी धार्मिक विचारधारा है, यदि मैं अपने विचारों को ही अधिक ऊंचे स्तर पर रखूं व दूसरे लोगों के साथ में समानता का व्यवहार न करूं, तो यह सामाजिक टकराव उत्पन्न करता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी कहीं ना कहीं इसी विविधता के आधार पर हुआ था। 1947 से पहले जब हम लोग साथ थे तो हम एक राष्ट्र के तौर पर एक थे, लेकिन जब अंग्रेज़ों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और हमारे धर्म को अलग अलग बढ़ावा देना शुरू किया और उसमें टकराव उत्पन्न करा दिया, तो भारत 2 देशों में, भारत और पाकिस्तान में बट गया।
ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल भारत में ही विविध हैं या भारत में ही विविधता है। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ऐसी विविधता हमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे इंग्लैंड का एक क्षेत्र है उत्तरी आयरलैंड, वहाँ पर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग अलग अलग रहते हैं। जो रोमन कैथोलिक लोग हैं वह चाहते हैं उत्तरी आयरलैंड में जाए क्योंकि वह एक कैथोलिक राज्य है, लेकिन जो बहुलतावादी प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं वह इंग्लैंड में रहना चाहते हैं। इस तरह से उत्तरी आयरलैंड दो राजनीतिक विचारधाराओं में बंट गया जो धर्म के आधार पर बनी थी, संघीय तथा राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी चाहते थे वह इंग्लैंड में जाएं और संघवादी चाहते थे वे आयरलैंड में जाएं। बहुत अधिक टकराव हुआ, लेकिन 1990 के दशक में इंग्लैंड की सरकार ने तथा उत्तरी आयरलैंड के लोगों ने एक समझौता कर लिया और अब उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड का एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ऐसा ही यूगोस्लाविया में हुआ जो एक यूरोपीय देश है, लेकिन वह इस टकराव को झेल नहीं पाया और पूरा देश बिखर गया। आप लोगों ने नागरिक शास्त्र पाठ 1 में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, जहाँ 3 अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं। उन्होंने अपने आप को एक साथ लाने के लिए शासन में तीनों वर्गों की भागीदारी को इकट्ठा कर लिया। इसलिए आज बेल्जियम दुनिया के सबसे अधिक शांति वाले देशों में है। वहीं श्रीलंका जो इसी विविधता का शिकार था, वह अपने सिंघली, तमिल, बौद्ध और मुस्लिम आदि जो विवाद थे या जो असमानता या विविधता थी उनको संभाल के नहीं रख पाए और परिणाम आज भी श्रीलंका जातीय दंगों से या गृह युद्ध से जूझ रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ कहानियों की जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। एक व्यक्ति गणेश विदेश घूमकर आता है और रोमानिया के कुछ उदाहरण महाश्वेता जो एक महान लेखिका थी उनको बताता है। वहाँ पर जो रोमानी लोग हैं उनके साथ में बहुत अधिक अत्याचार होता है। रोमानी लोगों के बीमार होने पर भी वहाँ के डॉक्टर या नर्स उनका इलाज नहीं करते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं और उनके साथ में अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। उस व्यक्ति ने रोमानिया की एक महिला के बारे में बताया जो गर्भवती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। आसपास के उसी के वर्ग के लोगों ने उसका प्रसव कराया और जब बच्चा हो गया तो उसके बच्चे को डॉक्टर ने कहा था लो एक और अपराधी आ गया। वह महिला अपनी इस स्थिति में बहुत दिनों से भूखी थी, कारण जो वे लोग थे वे गंदे कपड़े पहनते थे या उनकी जो वेशभूषा थी रोमानिया के अन्य लोगों से नहीं मिलती थी। इस तरह से आप देखेंगे कि केवल वेशभूषा के आधार पर रोमानिया में लोगों के साथ में भेदभाव होता है। जब यह भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक देश में विद्रोह हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं, एक दूसरे के साथ विरोध करने लगते हैं, हिंसक झड़प होने लगती हैं तथा देश कहीं ना कहीं अराजकता के माहौल में पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में हमें शांतिपूर्वक तरीकों से अपने समाज की विभिन्नताओं को एक साथ लेकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे हाथ की 5 उंगलियां यदि बराबर हो जाएं या जुड़ जाएं तो शायद हम इसको पकड़ ना पाएं, लेकिन यदि ये अलग अलग भागें तो हम कुछ भी नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे हाथ में पकड़ तभी संभव है जब ये अलग अलग आकार की, अलग अलग साइज की उंगलियां एक साथ आती हैं और मुट्ठी बनाती हैं। एक समाज तभी मुट्ठी बनता है जब हम सारी असमानताओं को स्वीकार करते हुए लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप ऐसे उदाहरण भारत में भी देख सकते हैं जहां लोगों के साथ उनके जाति या धर्म के आधार पर अंतर किया जाता है। हमारे देश में अभी भी कुछ स्थानों पर अनुसूचित जाति या जनजातियों के साथ जो व्यवहार होता है वह इसी का उदाहरण है।
एक निम्न वर्गीय व्यक्ति को अस्पताल में एंट्री नहीं मिलती है, स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, तो यह सामाजिक विभेद को या सामाजिक असमानता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं एक सामाजिक विविधता पर एक देश या एक समाज के लोगों का क्या नज़रिया होता है। इसके 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम है लोग अपनी पहचान के प्रति कितना जागरूक हैं। यदि मैं अपनी पहचान एक भारतीय के तौर पर चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं सभी लोगों को एक समान मानूंगा जो मेरे देश के लोग रहते हैं। यदि मैं अपनी पहचान एक मनुष्य के तौर पर रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं एक पूरे समाज को या पूरी दुनिया के लोगों को अपने समकक्ष मानती हूँ। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी विभेद उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जब मैं मेरी किसी विशिष्ट पहचान को उजागर करना चाहूँ, मैं अपनी जाति के आधार पर पहचानी जानी चाहूँ या मैं किस जाति का सदस्य हूँ, यही सभी लोगों को पता चले, तो सामाजिक विभेद बढ़ सकता है। क्योंकि मैं मेरे जाति मेरे धर्म के प्रति तो अधिक सजग रहूँगा, लेकिन दूसरे जाति या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति शायद मेरा नज़रिया संकुचित हो जाए और मैं उनके साथ समानता का व्यवहार ना कर पाऊँ, उनके हितों पर चोट करूँ, क्योंकि मुझे अपने हित अपनी पहचान सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में देश में अलगाव उत्पन्न होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा या सुना होगा, चुनावों के समय हमारे देश में भी लोग जो कैंडिडेट चुनते हैं, जो प्रत्याशी चुनते हैं, वो उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर चुनते हैं। अच्छा, ये हमारी जाति का है तो ये अच्छा काम करेगा, वो चाहे सबसे बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो। लेकिन एक दूसरी जाति या दूसरे धर्म का व्यक्ति, वह चाहे अच्छा ही क्यों न हो, लेकिन हम उसको उसकी पहचान जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर देखकर पहचानने की प्रतिक्रिया अपनाते हैं, प्रक्रिया करते हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मूल भावनाओं के विरुद्ध जाता है। फिर दूसरा आयाम है एक राजनैतिक दल सामाजिक विविधता पर किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं देता है। यदि एक राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के लिए समाज को तोड़ना चाहता है, तो वह समाज के अलग अलग जाति और वर्गों को तोड़ेगा और उनको अपने हितों में साधने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप लोग, एक विशेष जाति के लिए लोगों का रुझान राजनीतिक दलों के प्रति होता है। मैं इसमें कुछ समय पूर्व की एक घटना को जोड़ना चाहूँगी। अभी कुछ समय पहले कानपुर के एक अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। अपराधी था, लेकिन उस चीज़ को लोगों ने और राजनीतिक दलों ने अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि उस अपराधी की जाति के आधार पर दिखाना शुरू कर दिया कि वह क्योंकि विशिष्ट जाति का था इसलिए उसको मारा गया, जबकि अन्य अपराधी खुले घूम रहे हैं। यदि ऐसा समाज में सभी जातियों के लोग या सभी लोग मानने लगें, तो यह देश एक नहीं रहेगा, बल्कि यह धीरे धीरे विखंडित होना शुरू हो जाएगा। तीसरा आयाम है इस पूरी स्थिति पर सरकार का क्या नज़रिया है। इसके लिए हम श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं। श्रीलंका एक भारत का पड़ोसी देश है, दक्षिण में स्थित है। यहाँ लगभग 72% लोग बौद्ध हैं तथा अन्य हिंदू मुस्लिम ईसाई हैं। इसके अलावा लगभग 3/4 लोग सिंहली बोलते हैं और बाकी 1/4 लोग तमिल भाषा या अन्य भाषा के लोग बोलते हैं। जो सिंहली हैं वे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो तमिल हैं वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं या अन्य धर्म के अनुयायी हैं। जब श्रीलंका में सरकार का गठन होना शुरू हुआ, तो वहाँ के बहुसंख्यक बौद्ध और सिंहली लोगों ने सरकार पर आधिपत्य कर लिया, यानी सरकार बौद्ध और सिंहली हितों को देखने लगी। परिणाम
सरकारी नौकरियों में या अन्य किसी भी क्षेत्र में सिंगली भाषा अनिवार्य कर दी गई और अन्य भाषाई लोगों को वहाँ पर अवसर कम दिए जाने लगे। धर्म के आधार पर भी बौद्ध धर्म को अपना मुख्य धर्म मानकर अन्य धर्मों के प्रति अन्याय होने लगा। परिणाम, पूरा श्रीलंका बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध से जूझता रहा। वह समय जो एक देश अपने विकास को आगे बढ़ाने में प्रयोग कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति बना सकता है, अपने देश के लोगों का जीवन स्तर सुधार सकता है, अपना औद्योगिक उत्पादन बढ़ा सकता है, वह देश केवल जाति और धर्म और भाषा के आधार पर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और सरकार का पूरा ध्यान उन अलगाववादी लोगों को या जो लोग विरोध कर रहे थे उनको दबाने में था। परिणाम, श्रीलंका कहीं ना कहीं पीछे की ओर जाने लगा। इसमें हम हमारे देश का भी उदाहरण ले सकते हैं। हमारे देश में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म हैं। हर धर्म अलग अलग जातियों में बटा हुआ है और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आते हैं। छोटे छोटे अलगाव होते हैं, छोटे छोटे टकराव होते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे देश में आज तक गृह युद्ध नहीं हुआ। हमारे देश में आज तक किसी भी सरकार का सेना के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा तख्ता पलट नहीं हुआ है, क्योंकि ये विभेद होने के बावजूद हमारे देश के लोग एक दूसरे की असमानताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देश की सरकार की भूमिका भी होती है। यदि देश की सरकार श्रीलंका की तरह केवल एक धर्म, एक जाति या एक वर्ग पर केंद्रित होती है तो वह समाज टूटने की ओर पहुंच जाता है। और यदि वह सरकार अपने विभिन्न लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर उनको साथ लाने की कोशिश करते हैं तो देश में शांति बनी रहती, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। इस पाठ को या लोकतंत्र और विविधता को पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग अपने दृष्टिकोणों को विस्तृत करें ताकि एक देश के तौर पर हम सभी उन्नत हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने छोटे छोटे विभेदों को भुलाकर या जो हमारी विभिन्नताएं हैं उनको भुलाकर एक साथ आने का प्रयास करें, तभी लोकतंत्र सफल होगा तथा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हमारे देश और पूरी दुनिया के विकास के लिए ज़रूरी है वह सफल होगी। धन्यवाद।